आपकी आवाज़ पे आज मुलाकात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो भूतपूर्व महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं और पंडित दीनदयाल जी की मैं कहूँगा फैमिली से ही हैं, मधुजी शर्मा। मधु जी, आपका स्वागत है मैम। नमस्ते जी। मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा आप हमारे फैमिली परिचय दें। पंडित दीनदयाल जी के साथ आपका क्या रिश्ता है और थोड़ा सा आपकी कर्मभूमि क्या है और क्या। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मेरे ताऊ जी लगते थे। मेरे जो पिताजी प्रभुदयाल जी हैं, इन्होंने इनका दाह संस्कार किया था पंडित जी का। और मेरे जो दादाजी थे वो राधा रमन जी शुक्ल, वो इनके मामा थे, क्योंकि बचपन में माता पिता का देहांत हो गया था और इनकी दादी और ताऊ जी सब साथ ही हमारे यहाँ पर ही रहते थे, राधा रमन जी के पास ही रहते। इनका जन्म भी धानकिया में मेरे दादाजी जो चुन्नीलाल जी हैं, जो रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, उनके यहाँ पर हुआ था। आज वो धानकिया धाम बना हुआ है, दीनदयाल धाम के नाम से पुकारा जाता है और वो बहुत बड़ा स्मारक राजस्थान के अंदर बनाया हुआ है उसको। और उसमें सभी मेरे पूर्वजों का परिवार पूरा है हमारा। और जो दीनदयाल जी का चिंतन था, जो उनके क्रियाकलाप थे, उन सब का पूरा व्यक्तित्व को वहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरीके से ताऊ जी मेरे लगते हैं वो दीनदयाल जी, और बचपन से ही मैं उनके साथ में काफ़ी रही हूँ। आपको उनका सानिध्य मिला होगा, तो किस तरह से आप उनकी कैसे देखते हैं आप उनको? मैं बिल्कुल याद है कि जब वो दिल्ली में थे और पहले महामंत्री रहे, तो महामंत्री रहते हुए अटल जी और दीनदयाल जी साथ ही रहते थे 30 राजेंद्र प्रसाद रोड पर। तो मैं हमेशा उनके साथ में, जब भी छुट्टियां होती थी हमारी, तो हमारी दादी जाती थी, क्योंकि वो उनको माई कहते थे और बहुत स्नेह रखते थे। मैं एक बार बीच में जी रोकना चाहूँगा, तो महामंत्री जनता दल के रहे या कैसे? वो जनसंघ के महामंत्री रहे। हाँ, भारतीय फाउंडर मेंबर, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर थे। उन्होंने जनसंघ का संविधान भी उन्होंने ही रखा था। अच्छा, लिखा है, क्योंकि जब पूरा सबने मना कर दिया कि 5 दिन के अंदर श्यामा प्रसाद जी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन भी कराना है और संविधान भी बनाना है, तो सबने कहा कि इतनी जल्दी कुछ भी नहीं हो सकता। बलराज मधोक जी थे, उमाशंकर जी थे, सबने कह दिया था, किंतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि प्रयास किया जा सकता है। और उन्होंने अपने साथ में बलराज मधोक जी को लेकर के और सुंदर सिंह जी भंडारी जी को लेकर के 2 दिन के अंदर संविधान बना करके, तीसरे दिन तो उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दे दिया। और 5 दिन के में रजिस्ट्रेशन होने के बाद लोकसभा का चुनाव उन लोगों ने लड़ा। तो इस तरीके से गुरुजी भी अचंभित रहे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी अचंभित रहे कि इतना कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति और इतनी कम आयु में इतना बड़ा संविधान की रचना कर दी। तो सबने कहा अद्भुत है ये। एक आपने कोट भी बता रहे थे कि ऐसे 2 हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जब रजिस्ट्रेशन हो गया और अधिवेशन हुआ, तो उस समय उन्होंने कहा था कि अगर मेरे को 2 दीनदयाल और मिल जाएं तो मैं देश का नक्शा, भारत का नक्शा बदल सकता हूँ। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। और आज भी सब जगह सारे हमारे जितने भी नेतागण हैं वो उसको कोट करते हैं। तो एकात्म मानव दर्शन जो विचार है या वासुदेव कुटुंबकम विचार है, आप किस तरह से व्याख्या करती है इनको? आपके वासुदेव कुटुंब उनको परिवार से मिला है। जब उन्होंने देखा कि मेरे परिवार के अंदर सारा परिवार को, पूरे कुटुंब को एक ही दृष्टि से देख रहे हैं वो लोग, कि उसके अंदर उनकी दोनों दादियाँ भी रह रही हैं, मेरे दादाजी हैं ही हैं, वो उनका पालन पोषण कर रहे हैं। मेरे दादाजी के साथ में उनके छोटे भाई की विधवा है, दादाजी का पूरा परिवार है, उनके माता पिता हैं और दादाजी के भाई के बच्चे भी उसमें सम्मिलित हैं। तो इस तरीके से हर चीज़ की चिंता करना। जैसे सीकर के अंदर वो पढ़ाई, राजगढ़ में पढ़ाई के लिए गए, तो उस समय मेरे जो दादाजी के भाई के लड़के थे, उनकी पुत्र का देहांत हो गया था, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। तो
उस समय जब उन्होंने कहा कि इस तरीके से उसका देहांत हो गया है, तो तुम अपने छोटी भाई की पत्नी जो सुभद्रा कहते थे, हम उनको कपूरी चाची के नाम से बुलाते थे, तो उनको हमारे पास भेज दो, जिससे मेरे 3 बच्चे हैं उनकी परवरिश भी हो जाएगी, और साथ में दीना को भी भेज देना। इन्होंने कहा, फिर मेरे दादाजी ने कहा कि मैं दीना को भेज देता हूँ, क्योंकि यहाँ साथ में उसकी भी पढ़ाई हो जाएगी, वो अपनी मामी के साथ में रह लेगा। तो इस तरीके से एक सहायता के रूप में मेरे दादाजी ने वहाँ पर भेजा, और दीनदयाल जी गए वहाँ पर, और पूरे परिवार का वो ख्याल रखते थे उस समय। हालांकि वो छोटे थे, तब भी सारे परिवार का और अपनी मामी का ध्यान उस समय भी रखते थे। तो ये उनको विरासत में मिला है कि सेवा करना, सेवा का भाव रखना, सबके विषय में सोचना। रामा देवी जो श्री नारायण जी की वो थी पुत्री, जिनका कि जब वो बीमार हो गई और उनके पति भी उनको छोड़ गए और भाई वगैरह भी कोई नहीं थे, तो वो एमए की परीक्षा उन्होंने छोड़ दी उनकी सेवा के लिए, और वो उनको बचा भी नहीं पाए, तो उनको बहुत दुख भी हुआ। हालांकि मामा जी ने बहुत डांटा उनको, पर उन्होंने यही कहा कि बड़े मरे मन से उन्होंने इस तरीके से बहुत दुखी होते थे, और वो उनसे बात भी नहीं कर पाते थे मामा जी से। तो अपनी मामी को ही, जब सबने, मामी ने ही कहा कि अब एग्ज़ाम दे उसका, हाँ, तो प्रशासनिक एग्ज़ाम देने के लिए, जब परीक्षा देने के लिए वो गए, तो उन्होंने फिर उनको कहा कि मामी मेरे को कोट पैंट चाहिए, क्योंकि धोती कुर्ते में प्रशासनिक सेवा में सब लोग कहते हैं कि परीक्षा में पास नहीं करेंगे। तो मामी ने तुरंत 25 रुपये उनको निकाल कर दिए। उस समय 25 रुपये भी मायने रखा करते थे। हाँ, तो तब उन्होंने वो सिलवाने के लिए गए, तो इत्तेफाक से दर्जी ने सिला नहीं, और वो धोती कुर्ता पहन करके गए, तो वहाँ पर सब पंडित जी करके उनको कहने लगे, तो तब से उनका नाम पंडित जी पड़ा। तो इस तरीके से वो हमेशा, मतलब सबके लिए सोचना, सबके लिए करना, पूरे परिवार को, अपने सहपाठियों की पढ़ाई अच्छी हो रही है या नहीं होना, मित्र मंडली बनाना, तो ये भाव सबके साथ, जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो भाव उनके इस तरीके से पारिवारिक उससे उनका बढ़ा है। मैं चाहूँगा मैम आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। आप भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं महिला मोर्चा बीजेपी राजस्थान से, तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि मधु शर्मा का एक परिचय। मेरा भारतीय जनता पार्टी 1993 से मैं उसमें कार्य कर रही हूँ, एक्टिव होकर के कार्य कर रही हूँ, पर मैंने मंडल स्तर से कार्य प्रारंभ किया है। मंडल की सदस्य रही हूँ, मंडल में मंत्री उपाध्यक्ष रही हूँ, फिर जिले में मैंने रही हूँ पदाधिकारी, महिला मोर्चे के अंदर जिला मंत्री का दायित्व संभाला, फिर महिला मोर्चे में प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य रही हूँ। मेरा क्या था कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच का गठन 1993 में ही मैंने कर दिया था। 1993 में कर दिया था, और उस समय माननीय अटल जी और सबने कहा कि दीनदयाल जी के ऊपर भी काम होना चाहिए, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने इस मंच का गठन किया, और कार्यकर्ता निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण का कार्य मैंने किया कि जो ऐसे कार्यकर्ता, इसमें हमारे मंच के अंदर कुछ न्यूट्रल कार्यकर्ता भी हैं, कुछ पार्टी के पदाधिकारी अभी हो गए हैं, वो लोग भी हैं, क्योंकि 1993 से जुड़े हुए हैं, और वो पोत तैयार करके पार्टी के लिए समर्पित हमारा सारा कार्यकर्ता होता है। तो ये कार्य पूरे देश भर में मैंने किया। तो इसके साथ साथ ही जो महिला उत्पीड़न के काम थे, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का फिर हमने गठन किया, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मैंने 1900 पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन मैंने 1998 में किया था। उस समय पहला रोज़ा अफ्तार करवाया था, और जब मैं फैमिली काउंसलिंग का कार्य करती थी, तो मैंने देखा कि बहुत सारी मुस्लिम बहनें आती हैं, और तब उनसे पूछा जाता है तो उनके पिताजी का नाम हिंदू होता है। तो तब मेरा दिमाग में थोड़ी सी शंका पैदा हुई, तो मैंने लव जिहाद पे भी बहुत काम किया है। और हमारे तो जो 98 की बात कर रही हैं? ये 98 की मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है ज़्यादा होता होगा उस समय, ज़्यादा होता था, अभी तो काफ़ी जागरूकता आ गई है। मैंने कुष्ठ रोगियों के लिए कार्य किया, हॉस्पिटल के अंदर जाकर के लावारिस मरीजों की सेवा की, और फिर पूरे देश के अंदर कम से कम उस समय 5-7 देशों के प्रदेशों में हमने
अपने मंच का गठन किया और इससे कार्यकर्ता और निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण, इसमें संग दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन पर किस तरीके से कार्य किए करे जाते हैं, उन सब का भाव कार्यकर्ता को जोड़ना और उनकी भावनाएं जो दीनदयाल जी चाहते थे उस तरीके से करना। और अभी जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो दीनदयाल जी के चिंतन को लेकर के चल रहे हैं, तो उन सबको हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अभी भी वर्तमान में किसानों पर कार्य चल रहा है। मेरे को जब महिला मोर्चे का दायित्व दिया गया 1915 में, तो उस समय 2015 में दिया मेरे को, तो उस समय मैंने धाणी धाणी में जाकर के महिला मोर्चा का गठन किया। और मैं प्रतापगढ़ की बात बताती हूँ, तो प्रतापगढ़ में तो ये कह दिया, मैं जब जाती थी तो पति उपाध्यक्ष मेरे से मिलता था। अच्छा, महिला मोर्चा की बात कर रहे हैं? महिला मोर्चे की बता रही हूँ। पति मंत्री मेरे से मिलता था, पर मैंने कहा कि नहीं, मैं पत्नियों से मिलूंगी, महिलाओं को लाओ, मैं महिलाओं से मिलूंगी। मतलब पोस्ट महिलाओं के नाम से। मैंने कहा मैं पति उपाध्यक्ष से नहीं, पत्नी अध्यक्ष से मिलना चाहती हूँ। ये बात बता रहे हैं? ये है 1916 और 15 में, जब मैंने राजस्थान में, मैंने बात नहीं है। हाँ, बड़ी बात है कि महिला मोर्चा में भी पति ग्रामीण, अभी ग्रामीण क्षेत्र में यही स्थिति हो जाती है। तो हर जगह है ये इस तरीके तो का। महिला मोर्चा में रहते हुए और मतलब किस तरह की एक्टिविटीज आपने की? महिला मोर्चे में रहते हुए मेरे नवाचार करने की मेरी आदत है। चूल्हे से चौपाल एक कार्यक्रम मैंने धाणी धाणी में पहुंचाया। जब प्रधानमंत्री जी का उज्ज्वला योजना की तड़ी, तो उसमें हमने वहाँ पर प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उन सब की जानकारी उनको दी। जनधन योजना से उनको जोड़ा, महिलाओं को बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके किसानों के लिए, किसान बहनों के लिए किस तरीके से लाभ पहुंचा रहे हैं, किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं उन्होंने दे रखी है। तो ये सब धाणी धाणी के अंदर महिला मोर्चा ने पूरे उसमें करा। कोरोना काल के अंदर हमने सभी पूरे राजस्थान में कार्य किया और सेवा का कार्य इतने हमने मास्क बना करके महिलाओं ने अपने पैसे से और अब भोजन बना करके वितरण किया। और ये कम से कम जब तक कोरोना चला तब तक महिला मोर्चा ने, मेरी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया इस समय। तो ओवरऑल महिला मोर्चा की बात करें, कितनी महिलाएं एक्टिवली बीजेपी की महिला मोर्चा में काम करती है और किस तरह से आपने और महिलाओं को एक्टिवेट करके और संगठन से जोड़ा? हमने बूथ तक का संगठन बनाया था उस समय। हाँ, बूथ तक का मैंने, हालांकि वो कंप्यूटराइज नहीं हो पाया, पर मैंने बूथ तक के संगठन बूथ बना करके और पूरी कार्यकारिणियाँ बनाई हैं। और हजारों की संख्या में, और कई पति मेरे पास में आए कि हमारी पत्नी को आपके साथ में काम कराना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई लेकर के आता है कि आपके साथ मेरी पत्नी काम करना चाहती है। तो मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मेरे में विश्वास इतना मेरी बहनों ने जताया और इस तरीके से कार्य किया। और इसीलिए मेरा इतना लंबा समय जो सभी मोर्चा में बीजेपी के इसमें सेल में, संगठन में काफ़ी टाइम से एक्टिव है, आप भी काफ़ी एक्टिव रही हैं, लेकिन लीडरशिप क्यों नहीं आ पाती? मैं आपके ऊपर भी मैं सवाल करना चाहूँगा कि आपने 1993 से आप बीजेपी से कनेक्ट हुए हैं, क्यों नहीं आप लीडरशिप रोल में, मैन रोल में आते हैं? एमएलए एमपीज़ की उस पर अभी तक क्यों नहीं आपने प्रयास किया, या आप केवल अभी तक मैंने कोई प्रयास किए नहीं थे, पर मैंने इस तरीके का कहा भी नहीं है ज़्यादा किसी को। महिलाओं को आगे आना चाहिए। आपने महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं, महिलाएं, तो महिलाओं को आगे आना हमारी चाहिए, पार्टी तो 33% आरक्षण देती है, तो कहाँ 50% आरक्षण हमारी नहीं, बहुत महिलाएं, बहुत बीजेपी से या कांग्रेस से कितनी महिलाएं अभी एमएलए है, या आपकी पार्टी से? हमारी पार्टी से 33% का आरक्षण हमारी बहनों को मिला हुआ है। 50, हाँ, और 50% नगर निगम में है। 50% हमारी सरकार ने नगर निगम में करा है। हाँ, बिल्कुल 50%। हाँ, अगर मैं बात करूं एमएलए भी अच्छी हैं और अच्छी प्रधान में, आप देखो ना, हमारी पार्टी ने वित्त मंत्री बनाया
बिल्कुल बनाया है, आज तक बना है क्या? लेकिन विदेश मंत्री हमारी बनाया है ना, राज्यपाल हमारी पार्टी नहीं बनाया और राष्ट्रपति हमारी पार्टी नहीं बनाया। तो स्टेट लेवल पे जो संगठन है, सरकार स्टेट लेवल पे भी अच्छा काम, हमारी मुख्यमंत्री पहली तो स्टेट लेवल पे रही है ना, मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी इतनी महिलाएं आगे क्यों नहीं आ पाती? बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी से भी मैं बात करूं, संगठन से भी बात करूं, क्या वाकई में महिलाओं की मतलब लीडरशिप में कोई मतलब लीडरशिप स्किल नहीं है या क्या? मतलब आप क्या समझ, आप तो महिला कोमल है, कमजोर नहीं, ये भारत की नारी है। मैं कोई भी संगठन की ऐसे 50 नाम मैं आपको बता रही हूँ, तैयार है आपकी महिलाएं बिल्कुल अगले इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं क्या कह रही हूँ कि ये भारत की नारी है और महिला शक्ति ऐसी शक्ति है कि वो कहीं कमजोर नहीं है। दुर्गा काली का जहाँ रूप है तो वो महिला कमजोर नहीं है। कमजोर तो, और पार्टी भी इसके विषय में सोचती है। हमारी पार्टी तो कहती है कि यत्र नारी पूजते रमनते तत्र देवता, इस पर विश्वास करने वाली हमारी पार्टी है। लेकिन लीडरशिप रोल बिल्कुल क्यों नहीं रही? वो महिलाओं को आगे आ जाए तो बहुत सारी चीजें अपना रिजोल्व हो जाए। वो महिलाओं को आगे लेकर ही कार्य करती है। हमारी पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, उनको हमेशा अच्छे दायित्व पर बिठाया है। शायद जहाँ तक मुझे याद है लास्ट इलेक्शन में भी प्रयास किया था, लेकिन क्या आप अपने आप को इस लीडरशिप में मतलब एक्टिव लीडरशिप में नहीं देख रही है? क्या है पार्टी के अंदर क्या है कि सभी प्रकार के समीकरण होते हैं। जी। और मैं ना इतना पुरजोर कोई करा भी नहीं था, प्रयास नहीं किया था। और पार्टी के अंदर क्या है कि कुछ व्यवस्थाएं हैं और उन व्यवस्थाओं में समीकरण में कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता है, किसका क्या है, कौन सा वो है, तो ये सारी चीजें देख करके। जो पृष्ठभूमि है पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब से है, आप परिवार से हैं तो, और आपने बाकायदा फील्ड में रह के काम किया है, 20-25 साल अगर पार्टी को दिए हैं तो मैं समझता हूँ आपका तो इस रोल में आना ही चाहिए, क्योंकि आप एक लीडरशिप रोल में रहेंगी तो और महिलाओं को प्रोत्साहन मिल पाएगा। ये पार्टी सोचती है, विचार करती है, पर व्यवस्था में जहाँ मेरा लगेगा वहाँ पार्टी मेरे को देगी, कोई ना कोई तो पद देगी। ऐसा थोड़ी है कि नहीं देगी, जहाँ पार्टी की व्यवस्था देखेगी, क्योंकि अपनी एक व्यवस्था होती है पार्टी की। मैं आपसे ये पूछूं कि अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले हैं, 1 साल लगभग है, तो ऐसी 150 महिलाएं राजस्थान से बीजेपी से अभी तैयार हैं उस लीडरशिप के लिए, एमएलए के लिए, बिल्कुल आपको लीड रोल में ले पुरुष के बराबर खड़े कंधे से कंधा मिला के टिकट मांग सके। बिल्कुल मांग सकती हैं, बिल्कुल तैयार हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे हर ऐसा ही नहीं है ग्रामीण, मैं लीडरशिप की बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ शहरों में ही नहीं, हमारी ग्रामीण क्षेत्र की बहनें भी इस तरीके की हैं कि वो लीड ले सकती हैं जी। और जहाँ पुरुष की सीट है, क्या वहाँ पे भी महिलाएं लीड ले सकती है? आपका कहना है, क्या कहना है? बिल्कुल आप एक मंच चला रहे हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय साहब का, और आप महिलाओं को ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग की दी हुई है, क्यों नहीं एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए अगले 1 साल 6 महीने में, जो महिलाओं को 150 महिलाओं को तैयार किया जाए, उनकी लीडरशिप ऑलरेडी वो फैमिली में तो परिवार में तो लीड करती है महिलाएं, उसमें कोई दो राय नहीं हिंदुस्तान में, लेकिन परिवार के बाहर, परिवार के ग्रामीण व्यवस्थाओं में, शहरी व्यवस्थाओं में, प्रशासन की व्यवस्थाओं में उस रोल में नजर नहीं आती महिलाएं, तो क्यों नहीं एक ऐसा मंच और ऐसा संगठन बना के जहाँ ट्रेनिंग दी जाए महिलाओं को, महिलाओं की लीडरशिप तैयार की जाए, क्योंकि महिलाएं लीडरशिप में आने पे बहुत सारी बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैंने हजारों महिलाओं को घर से निकाला है जी, और हजारों महिलाओं को काम सिखाया है। ऐसे ही कार्यकर्ताओं को भी मैंने कार्य करने की शैली बताई है। ऐसा नहीं है कि, और दीनदयाल जी का चिंतन इतना बड़ा चिंतन है, और मेरे को भी मार्गदर्शन दत्तोपंत जी ठेंगड़ी है, कुशाभाऊ ठाकरे हैं, प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के यहाँ से जो मार्गदर्शन मिलता था, और दीनदयाल जी को जो मैंने पढ़ा, बचपन में जो देखा, वो सब के उससे मैं प्रयास कर रही हूँ कि किस तरीके से हमारे राष्ट्र का अच्छा निर्माण बन सके, और हमारी जो पार्टी जिसमें मेरे परिवार का खून लगा है, जिसने मेरे परिवार को खून से सींचा है, वो और वट वृक्ष की भांति फले। क्योंकि वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्रिम पंक्ति में ला करके खड़ा कर दिया है, और हमारे गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से संगठन को मजबूत किया है, मैंने देखा था कि जब वो अध्यक्ष थे तो बूथ तक का पार्टी के अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के, हाँ मेरे कार्यकाल में वो अध्यक्ष रहे, तो
तब उन्होंने जिस तरीके से पार्टी को मजबूत किया, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को काम करना सिखाया, तो वो अद्भुत था। कहीं ना कहीं जो मोदी जी अभी व्यवस्थाओं जो गवर्नमेंट में जो स्कीमें ला रहे हैं, जो आखिरी व्यक्ति तक वो सरकारी स्कीमें पहुंचे, सरकारी लाभ पहुंचे, तो जो अंतिम पंक्ति में अंत्योदय वाली जो लाइन है वो क्या चरितार्थ कर रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। आप देखो अब किस तरीके से उन्होंने अंत्योदय को, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना था, उसको पूर्ण किया, और अंतिम छोर के व्यक्ति को किस तरीके से उनको शौचालय बनवाए, क्योंकि महिलाओं का किस तरीके से दुर्दशा, 70 साल तक कांग्रेस ने इस विषय में कभी नहीं सोचा, और इन्होंने प्रधानमंत्री लाल किले से खड़ा होकर बोलता है कि शौचालय पे काम करो, शौचालय बनना चाहिए। कितनी बड़ा विचार है, बहुत बड़ा विचार उन्होंने दिया। बोलने का भी एक कला होनी चाहिए, कला कि वाकई में कि उन्होंने इस विचार को, जो बिल्कुल आम आदमी का विचार, परेशानियां है ग्रामीण महिला की परेशानी समझी, उन्होंने महिला की परेशानी को समझा। जब महिलाएं चूल्हा फूंक रही थी तो उन्होंने उनकी परेशानी, दर्द को जाना, उज्ज्वला योजना वो लाकर आए। महिलाओं का खाता नहीं खुलता था और पुरुष का भी नहीं खुलता था, और जो बैंक में मैं देखती थी कि जो पोस्टमैन आता था तो आधा पैसा खुद रखता था, आधा उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत किया, ऑनलाइन साझा कर दिया। मैं अभी की बात बता दूं, कोई कार्यकर्ता मेरे पास आया कि दीदी उनको बोल दो मेरा थोड़ा सा पहले आ जाए, तो मालूम है कि ये हो ही नहीं सकता, ऑन प्रोसेस है। उस प्रोसेस इतना कंप्यूटराइज कर दिया उन्होंने कि आप कहीं बीच में किसी को डाल नहीं सकते, कोई ऊपर नहीं कर सकते, कोई नीचे नहीं कर सकते। तो कितना बड़ा काम किया है, पूरा ऑटोमेटिक करके। तो उन्होंने आम आदमी को लेकर के सोचा है ना ये चीज को। भाई हमारे पास कोई आता है हम फोन कर देते हैं, पर आम आदमी की जो बात है कि बेचारा इतने दिनों से परेशान होकर के अपना पढ़ रहा है, अपना एग्जाम दे रहा है, और फिर उसका रिजल्ट नहीं आता। पर आज मेरे को देख शर्म आती है कि रिट के अंदर आप देखो किस तरीके से करप्शन हुआ है, कैसे पेपर लीक हो रहे हैं, सभी एग्जाम में हुआ है, सभी एग्जामों में हुआ है। तो ये बहुत शेमफुल बात तो है। एक तरह से उस युवा के ऊपर उसका शोषण हुआ है, उसका शोषण हुआ है, स्टडी कर रहा है, उसके परिवारजन उसके साथ लगे हुए हैं, एजुकेशन के लिए जो मतलब ये देखो आप, तन मन और धन लगा हुआ है, तीनों, और समय, सब कुछ उसका गया है। तो अभी प्रेजेंट कांग्रेस सरकार पे आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप? मैं तो कहती हूँ कि ये सरकार बिल्कुल निरंकुश है, और इसने अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया है। महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, महिलाओं पे भी बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। इतना अत्याचार है कि रोड पर महिला जा नहीं सकती है। आप देखो कि टेम्पो में जा रही है, ऑटो में जा रही है, उससे छीना झपटी हो जाती है, उससे लूटपाट हो जाती है। पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है, और वहां पर उसके साथ बलात्कार तक हो जाता है। आपने देखा ही होगा, पंडित जो मंदिर हैं उनके पंडितों पे अत्याचार हो रहा है। किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, ये बिल्कुल चरमरा गई है, बिल्कुल चरमरा गई है। और आज इसीलिए हमारी भारतीय जनता दोषी मानते हैं, मतलब मैं गहलोत सरकार को दोषी मानती हूँ। मैं मुखिया, लीडरशिप की कमी है, मुखिया कमजोर है, मुखिया को बदलना चाहिए, बिल्कुल मुखिया को बदलना चाहिए। मुखिया कमजोर है, और इस तरीके का मुखिया अगर इसमें होगा तो आप देख लो ना कि घर के अंदर घुस करके लूटपाट हो रही है, सरेआम कत्लेआम हो रहा है। आप देख ही रहे हो किस तरीके का कत्लेआम हुआ है। तो मैं तो देखना चाहती हूँ अरुण जी, आप देख ही रहे हो कि किस तरीके की राजस्थान की व्यवस्था है, बिखर सी गई है। जो मोदी जी ने योजनाएं दी हैं वो यहाँ की सरकार ने लागू नहीं की है। तो आप बता रहे थे, मैं बीच में रोकूंगा आगे, कि आप एक बुक भी लेके आ रहे हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय साहब के ऊपर, तो उस बुक पे ऊपर आप 2 लाइन बताएं कि मैं एक बुक, जो मेरा अभी इतने साल का अनुभव है, 30-40 साल का, तो मैंने देखा कि राजनीति, मैंने जिया भी है, पढ़ा भी है कि राजनीति का मूल मंत्र, राजनीति का मूल मंत्र, और उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से लागू कर रहे हैं, और इस पर मैंने कुछ प्रयास कर रही हूँ लिखने का। और ईश्वर ने चाहा तो मेरे ख्याल में सभी मेरे जो कार्यकर्ताओं को साधारण भाषा में, आम भाषा में इसको मिले और समझने का मौका मिलेगा, जिससे कि वो जानेंगे कि किस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी
का नाम यूं ही नहीं बनाए। मैं एक बार बीच में रोकना चाहूंगा जी। कि महिलाओं पे वापस आता है। आप में एक महिला है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं जी। कि क्या मैं ये आगे आने वाले इलेक्शन में उम्मीद करूं बीजेपी से 70 से 80 सीटें महिलाएं को कैंडिडेट बनाया जाएगा, कि ऐसी अपेक्षा बीजेपी से की जा सकती है? और क्या ये महिलाएं तैयार है? ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये पार्टी का लीडरशिप के लिए हमारी पार्टी का निर्णय है। पार्टी किस व्यवस्था में किस सोच के साथ कार्य करती है, क्योंकि एक ये सामूहिक निर्णय होता है पार्टी का। मेरा अकेली का मैं कुछ नहीं कह सकती। पार्टी का ये सामूहिक निर्णय होता है। एक कोर कमेटी हमारी बनी हुई है, राष्ट्रीय कोर कमेटी भी है, हमारे राजस्थान में भी कोर कमेटी बनी हुई है, हर स्टेट के अंदर कोर कमेटी है। कोर कमेटी निर्णय लेती है, फिर राष्ट्रीय कमेटी कोर कमेटी निर्णय लेती है। हमारे जो लीडर हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, वो इस विषय को अच्छी तरीके से सोच विचार करके कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि चुनाव कोई हलवा तो है नहीं। और आज का चुनाव अपन देख रहे हैं किस तरीके का लोगों के अंदर जो भाव है और जो प्रतिद्वंदता है और जिस भावना से वो चुनाव लड़ते हैं, आप देख ही रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। जिस भावना से, कटुता की जो भावना से चुनाव, पहले वो जैसा चुनाव नहीं है ये कि जो दीनदयाल जी के समय जो चुनाव होता था उसमें और आज में रात दिन का अंतर है। तो उन सब चीज़ों को देख करके किस तरीके से किसको करना है, किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ा है, महिलाओं को कितनी कितनी नहीं आएंगी, कितना महिलाएं तो सरस्वती जी से लेके लक्ष्मी जी भी हैं, सरस्वती जी हैं, दुर्गा है, काली है, तो महिलाओं के तो सारे रूप है। तो जहाँ व्यवस्था जैसी रहती है वो रूप धारण कर ही लेती है। कितने यूथ को देंगे वो, कितने यूथ को देने, युवाओं को भी तो आगे लाना है। युवाओं में महिला भी आगे, हाँ, क्योंकि दीनदयाल जी तो कहा ही करते थे कि युवाओं को, आगे आने वाली पीढ़ी को आगे लाओ और खुद मार्गदर्शन करो। तो इस तरीके का भी उनका जो सोच है, तो उस विचार को लेकर भी हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारा संगठन चलता है। तो सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है उसको कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान था, कश्मीर, संपूर्ण कश्मीर हमारा है, आज उन्होंने वो चरितार्थ कर दिया। उन्होंने जिस तरीके से धारा 370 हटाई, विस्थापित लोगों को जो बाहर से थे वो परेशान हो रहे थे उनको बसाया है। तो 1 बाय 1 उन्होंने एक एक करके जो भी सपना था दोनों तीनों अपने जनसंघ का, उस सपने को चरितार्थ किया। उनकी आर्थिक नीति जो दीनदयाल जी की थी उसको लेकर के उन्होंने काम किया है पूरे देश के अंदर। और किस तरीके से उन्होंने अंतिम छोर के व्यक्ति को, मतलब उन्होंने धानी धानी में एक एक चीज़ को छुआ है। पशु पक्षी जो एकात्म चिंतन है, किसान को, महिलाओं को, बच्चों को, है ना, बुजुर्गों को। कहीं ना कहीं मतलब मोदी जी के जो अभी कार्य में पंडित दीनदयाल जी, उन्होंने दीनदयाल जी को जिया है, उन्होंने उसको क्रियान्वित किया है। मैं इसके लिए उनकी आभारी हूँ। उन्होंने जिस तरीके से मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय पुरम करा, कई हवाई पट्टियाँ करी, कई योजनाएं दीनदयाल जी के नाम पर करी हैं। और उन्होंने उन्हीं का ही नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी करा है, उन्होंने गांधी जी को भी आगे किया है, उन्होंने सबको लिया है। कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने तो किसी को ही नहीं लिया ना। उन्होंने तो अपने गांधी जी को भी छोड़ दिया था बीच में। उन्होंने गांधी जी को छोड़ दिया, जब भी तो मोदी जी के दिमाग में आया कि ये तो अपने लोगों को ही छोड़ देते हैं, तो परायों का तो क्यों अपनाएंगे। उन्होंने अपनों को भी अपनाया और परायों को। कह सकते हैं कहीं सही मायने में मोदी जी वासुदेव कुटुंबकम की भावना से सरकार को चला रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार को चला रहे हैं, सबको लेकर के चला रहे हैं। वासुदेव कुटुंब की भावना उनके अंदर है, इसीलिए। और उनको ये नहीं है कि कोई मेरा अपना है कोई पराया है। मैं और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को वो तवज्जो देते हैं। मैं तो अपनी बात कहती हूँ कि दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम में उन्होंने मेरे को देखा और मंच से उठ करके आकर के मुझसे मिले। अच्छा, उधर प्रधानमंत्री जी अभी की बात है। तो किस तरीके से वो किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को है दृष्टि से देखते हैं, तो उनके अंदर की जो भावना है, उनका जो मन है, वो ऊपर से कठोर अंदर से कोमल। क्योंकि कठोरता ये है कि नोटबंदी के समय उनको प्रशासनिक व्यवस्था करनी थी, तो इसलिए उन्होंने करा। और इसका कितना अच्छा वो रहा है। आप देख रहे हो कि भ्रष्टाचार आज
जीरो पर हो गया है, कम हो गया, काफी बहुत कम हो गया है। नहीं तो एक खून में बसा हुआ भ्रष्टाचार है, तो किस तरीके से उन्होंने कम करा। लेकिन लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है, आप ये कह सकते हैं। आपका लीडर अच्छा होगा तो आपका देश, आपका राष्ट्र आगे तरक्की करेगा। आप देख लो कि आज सारे लोग लालायित होते हैं विश्व के कि हम प्रधानमंत्री से हाथ बुलाएं, भारत के प्रधानमंत्री से, और आने के लिए कि हमें बुलाएं प्रधानमंत्री, भारत हमें बुलाए, इसके लिए लालायित होते हैं। पहले हमारा क्या था, 70 साल तक क्या रहा कि देश पीछे खड़ा रहता था अपना, कहीं नहीं कहीं पार्टी, हमें खुद को गिल्ट होता था। आज हम सीना तानते हैं। क्यों तानते हैं? पाकिस्तान को देख लो, आंख नहीं उठा सकता, जो रोजाना बम डालने की, जो रोजाना आतंकवाद आपने देखा है। ये देखो कांग्रेस के शासन में जिस तरीके का आतंकवाद हावी था, आज आपको दिख रहा है कहीं? कहीं आतंकवाद दिखा है यहाँ पर? अभी तक बम फूटा है कहीं? तो कहीं नहीं फूटा। तो ये मोदी जी की शैली है कार्य करने की, उनका एक चिंतन है, वो चिंतन करते हैं फिर उसको क्रियान्वयन करते हैं, उसका कार्य करते हैं। इस तरीके से उन्होंने पूरे देश को संभाल के रखा है। और हर कोई बच्चा, अब मैं गांव में भी निकल जाऊं कि किसको वोट दोगे, कि मोदी को। उनको ये नहीं है पार्टी नहीं है, वो मोदी, कि मोदी को देंगे हम। तो क्यों देंगे? क्योंकि वो निर्भीक है। अब उन्हें कोई डर नहीं है कि हमारे ऊपर कोई हमला हो जाने वाला है। पर यहाँ राजस्थान के अंदर आज भी डर है, क्योंकि हमारी सरकार ऐसी है कि उसने प्रशासन को इतना पंगु बना दिया है, अपना गुलाम बना करके रखा है प्रशासन को, कि वो प्रशासनिक अधिकारी भी जिम्मेदार है या लीडरशिप पे सारा चलता है? प्रशासनिक अधिकारी तो देखो लीडर के ऊपर चलता है। मैं सीधी सी बात कहती हूँ, अगर आप लीडर अच्छा होगा और लीडर उसको खुला करेगा, फ्रीडम देगा, तो फिर क्यों नहीं प्रशासनिक अधिकारी कार्य करेगा? प्रशासनिक अधिकारी तो गुलाम की तरह काम करता है बेचारा। एक तरीके से अपन देखते हैं किस तरीके से डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन क्या है, वो क्या, उनके क्या आदेश है, और उन्होंने बांध रखा होगा, निश्चित रूप से उन्होंने बांध रखा है। मैं आगे भी कभी आपसे चर्चा करेंगे, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय साहब के ऊपर भी काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, उनके विचारों पे और उनकी शैली, उनकी जीवन शैली को समझेंगे और उनकी राजनीतिक शैली को समझेंगे। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके ऊपर, कि क्या आप कहीं, हम एमएलए के लिए आप किसी सीट के लिए देख रही हैं, और देख रही हैं तो क्या मतलब? हाँ, देखना तो अच्छी बात है ना। अब नहीं, अभी तक नहीं देखा था क्या आपने? अभी तक तो इतना नहीं था, पर अब चाहती हूँ कि मेरे को भी होना चाहिए। अच्छी तरह आप पंडित दीनदयाल जी के परिवार से हैं, उनको जिया है, उनकी विचारधारा को जिया है। और मैं आपके भी अगर बात करें, आपने 1993 से बीजेपी को सेवाएं दे रहे हैं, और आपके बात करें तो आपका पूरा निर्मल मतलब आपकी जो जीवन शैली रही है, तो उस विचार होने के बाद भी क्या आपको एक एमएलए सीट के लिए नहीं लड़ना चाहिए और नहीं कोशिश करनी चाहिए? अब ये तो पार्टी निर्णय करेगी ना कि किस तरीके से अगर वो देगी। तो मैंने तो कभी इस तरीके से ज़्यादा पुरजोर कोशिश की नहीं है, पर तो पार्टी का समझता हूँ, अगर आप पंडित दीनदयाल जी के उसको राजनीतिकरण करना चाह रही है, उनके विचारों को राजनीति में लाना चाहिए, तो आप उनकी फैमिली से, तो आपको आगे आके बल्कि ज़्यादा बेटर रूप से आप उनके विचारों को राजनीतिक रूप से। और अब ये तो पार्टी का सामूहिक निर्णय होगा कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, किसको क्या करना है। अगर पार्टी कहेगी तो मैं अवश्य समाज की सेवा करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि राजनीति समाज सेवा का साधन है। जी। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे राजस्थान के अंदर जिस तरीके का वो अभी जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, और इसके लिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का आंदोलन छेड़ा हुआ है, तो वो जल्दी इनका कुशासन मिटे और जनता समझे कि किस तरीके से इन्होंने आतंक मचा रखा है। तो इससे जल्दी हम लोग मुक्ति दिलाएं इसको, यही मेरी तो कामना है। और मैं तो यही कहूँगी, पूरा राजस्थान खुशहाल रहे, हरा भरा रहे, देश में इसी तरीके से हमारे मोदी जी आगे बढ़ते रहें और अच्छा कार्य जिस तरीके से कर रहे हैं, सबकी सेवा का कार्य कर रहे हैं वो, और जनता को राहत पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जनता मन से कह रही है उनके लिए कि मोदी। तो जय जय मोदी, जय जय भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू मैम। और ये थी महिला मोर्चा की भूतपूर्व अध्यक्ष मधु जी।
और मधु जी से आगे भी कभी मौका मिलेगा तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय साहब के बारे में, जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक विचारों के बारे में, अंतिम छोर तक आम आदमी को कैसे लाभान्वित हो तो उनके बारे में समझेंगे, जानेंगे। धन्यवाद।